हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कि कक्षा 7 में के एनसीईआरटी साइंस के बारे में आइए पढ़ेंगे कि चैप्टर 11 कि पहला चैप्टर है कि जंतुओं और पादपों में परिवहन। दोस्तों परिवहन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कि जंतु और पादपों में परिवहन परिवहन किस तरह होता है कि दोस्तों जानते हैं कि रक्त के द्वारा परिवहन होता है कि दोस्तों कि हमारे पोषक तत्व तो कोशिका को मिलते हैं और कोशिका हमारे विभिन्न अंगों तक होते हैं परिवहन। आज जानते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में कि आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कि हाँ दोस्तों, हम सभी जीवों को जीने के लिए कि भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कि उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। कि परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि दोस्तों कि इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए कि पहुंचाने का अंगों तक पहुंचाया जाता है। कि जैसे भोजन और जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। कि साथ ही जंतुओं को उन अंगों में भी उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन या उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। कि दोस्तों जो पूरे शरीर या होल बॉडी में या परिवहन हो सकता है वो भी सही है। और बोला गया है कि साथ ही जंतुओं को उन अंगों में भी जीव जंतु उन अंगों में भी उत्पन्न या अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों जिस पदार्थों को बाहर निकाला जाता है वहां तक भी उसको भी परिवहन करना पड़ता है। जैसे दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ हो गया तो उसको बाहर निकाला जाता है, तो वो भी उस स्थान तक पहुंचाना वो भी परिवहन कहलाता है। कि यह सब कैसे संभव होता है आइए जानेंगे इसके बारे में कि ये परिवहन कैसे संभव होता है। कि जैसे चित्र 11.1 चित्र दोस्तों 11.1 कि परिसंचरण तंत्र। चित्र में धमनियां लाल रंग, दोस्तों ये धमनियां जो जितने धमनियां ये लाल रंग के होते हैं दोस्तों। ये आप देखना कि जितने भी ये इस धमनियां जो होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। कि धमनियां लाल रंग में तथा सिराएं नीले रंग में दिखाए गए। कि दोस्तों यहाँ धमनियां लाल रंग में दिखाएंगे और सिरे उसके नीले रंग में दिखाए गए। कि नीले रंग में सिरे हैं और धमनियां लाल रंग में दिखाए गए। कि सिरे और धमनियां दोस्तों, ये सिरे और धमनियां कहाँ से जुड़े होते हैं? ये हमारे हार्ट से जुड़े होते हैं दोस्तों। या हार्ट दिखाए गए हैं, या हृदय दिखाए गए हैं, और सिरा ये दिखाए गए हैं, और धमनियां ये दिखाए गए हैं। कि धमनियां और सिरा हमारे किससे जुड़े थे दोस्तों? हार्ट से जुड़े थे। पूरा बॉडी को परिवहन करने के लिए हार्ट एक तरह से हमारे शरीर को पूरा परिवहन करने के लिए मशीन की तरह काम करता है दोस्तों। एक जगह दूसरी जगह ब्लड का पहुंचाना, कि ये हमारी बॉडी में एक तरह से कहिए तो मशीन की तरह काम करता है पूरे होल बॉडी में, शरीर से नीचे पैर से लेकर मस्तिष्क तक। तो ये हार्ट का काम है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, परिवहन करना ब्लड को या रक्त को, इसका काम है दोस्तों। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं आगे बारे में, इसके बारे में और से डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? इसमें बोला गया है क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। कि क्या करते हैं कि दोस्तों हृदय और रक्त क्या करते हैं कि दोस्तों हृदय जो है हमारे रक्त को क्या करते हैं कि पूरा नीचे से सर से लेकर कि नीचे पैर से लेकर मस्तिष्क तक कि रक्त को पहुंचाने का काम करते हैं। कि हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाता है। कि ये दोनों हृदय और रक्त मिलकर तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र क्या है। कि आप ऐसे बता सकते हैं कि हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। आज जानते हैं इसके बारे में और से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, इसके बारे में और से डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, तब समझ में आएगा। कि इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पादप पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। कि दोस्तों पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन कैसे होते हैं, पादप और जंतुओं में पदार्थों का किस तरह परिवहन होता है। कि जानेंगे जंतुओं किस तरह परिवहन होता है और पदार्थों में किस तरह परिवहन होता है। कि आइए पढ़ेंगे उसके बारे में। ये सबसे पहले 11.1 में परिसंचरण तंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे। कि जब आपके शरीर में कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है। कि दोस्तों जब भी आपके शरीर में कहीं कुछ भी कट जाता है तो हमारे शरीर से क्या करते हैं, या खून या ब्लड निकलने लगते हैं। तो यही दोस्तों ये खून और ब्लड किसके कारण निकलते हैं? ये परिसंचरण तंत्र के कारण, परिवहन के कारण होते हैं। कि दोस्तों हमारे शरीर से खून निकलने लगते हैं, कि रक्त या रुधिर वाहिका बहने लगते हैं। लेकिन रक्त है क्या? तो बोला कि रक्त क्या है इसके बारे में, तो ये पूछा गया रक्त के बारे में। आज पढ़ते हैं कि रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। कि रक्त हमेशा दोस्तों रक्त वाहिनियों में प्रभावित होते हैं, और यह पाचित भोजन को भी क्षुद्रांत से छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कि ये क्या करते हैं कि दोस्तों जैसे हम लोग भोजन पच जाते हैं तो यही बोला गया कि पाचित भोजन को भी ये क्या करते हैं, छोटी आंत या जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, ये शरीर के अन्य भागों तक भी ये ले जाता है। ये पाचन भोजन को भी कि जो रक्त वाहिनिका में प्रभावित होते हैं। कि बोला गया कि फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिका तक ले जाते हैं। कि दोस्तों कि रक्त दोस्तों क्या करते हैं कि दोस्तों हमारे पचे हुए भोजन को भी ले जाते हैं छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक, और फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जाते हैं। कि ऑक्सीजन को भी दोस्तों क्या करते हैं कि रक्त ही क्या करते हैं ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं। कि दोस्तों रक्त कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे शरीर के लिए, और रक्त नहीं रहेगा तो सर बिल्कुल ही शरीर नहीं रहेगा दोस्तों। कि
रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है कि दोस्तों रक्त अपशिष्ट पदार्थों को हमने आगे पढ़ लिया कि रक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ये प्रयोग करता है। रक्त रक्त पाचित भोजन को भी शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही कोशिका तक ले जाते हैं। कि इसको याद रखना है दोस्तों कि आपसे यदि एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, एनसीईआरटी की लाइन भी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है कि पाचन भोजन को रक्त क्या ले जा सकते हैं, छोटी छोटी आंत के शरीर के अन्य भागों तक, या फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही ले जाते हैं कोशिका तक, और अपशिष्ट पदार्थ को भी निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में और कि रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, कि इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन है तो विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार कैसे ले जाता है रक्त। तो रक्त एक क्या है दोस्तों, द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों विभिन्न प्रकार की रक्त ऐसी एक रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका निलंबित रहती है। रक्त का तरल भाग प्लेज्मा होता है कि दोस्तों इसको याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का जो तरल भाग एक रक्त में भी कितने तरल भाग होता है, एक प्लेज्मा जिसको कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। प्लेज्मा होता है कि जैसे रक्त से प्लेज्मा अलग किया जा सकता है दोस्तों। कि आपको देखना दोस्तों, किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको प्लेटलेट्स क्या कहते हैं, बहुत नीचे गिरने लगते हैं, तो उस स्थिति में प्लेज्मा का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो जाता है कि दोस्तों हमारे शरीर में जो प्लेज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको कि आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये पहले जानना चाहते हैं कि रक्त का लाल क्यों होता है। आइए इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं एन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। कि इसमें क्या बोला गया है कि एन लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी एन होती है दोस्तों, जिसको आरबीसी कहते हैं, आरबीसी एन होते हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक एन लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, आरबीसी एन होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसको लाल, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों। कि इसका लाल वर्ण के कारण होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करते हैं कि दोस्तों ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंत सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। कि दोस्तों कि इससे पहले क्या तो आंसर मिल गया दोस्तों कि रक्त लाल क्यों होती है। लाल दोस्तों ये एक लाल वर्ण के कारण होते हैं, जिसको लाल वर्ण को क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होते हैं, जो लाल वर्ण के कारण होते हैं। कि हेमोग्लोबिन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हमारे साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों तक और अंत सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों तक और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, सभी कोशिका तक ले जाता है दोस्तों हेमोग्लोबिन। कि हेमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। कि दोस्तों कि यदि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सभी कोशिका तक दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा। कि हमारे शरीर में यदि हेमोग्लोबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हेमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान नहीं करना कठिन हो जाएगा। जिससे यदि सभी कोशिका ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाएगा तो नहीं पहुंचा पाएगा तो क्या होगा दोस्तों, कि देखना कि किसी आदमी बीमारी हो जाती है दोस्तों। कि कि वहाँ से कोई अंग काम नहीं करता, जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाता, जहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं होता दोस्तों, वो अंग काम नहीं करता है। वो शरीर के जैसे हमारी उंगलियों तक यदि सही से ब्लड फ्लो नहीं हो या ऑक्सीजन सही से नहीं जाएगा तो वहाँ तक हमारे शरीर काम नहीं करेगा। या हाथ पैर में भी वहाँ तक ऑक्सीजन या रक्त फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे शरीर कोई भी अंग काम नहीं करेगा। इसलिए बोला गया कि हेमोग्लोबिन की कमी होने पर भी शरीर की सभी कोशिकाओं को सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाएगा हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। कि दोस्तों कि हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के ही कारण, इसको याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहले का आंसर मिल गया दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे रक्त का लाल क्यों होता है। कि उसको आंसर होगा कि हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर के रक्त क्या होता है, लाल होता है। कि रक्त में अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं भी होते हैं। कि बोला गया कि रक्त में दोस्तों केवल आरबीसी नहीं होते, लाल रक्त कोशिकाएं भी नहीं होते रक्त में, केवल आरबीसी नहीं, रक्त में अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें श्वेत कोशिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। दोस्तों डब्ल्यूबीसी इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाए तो ये इसको बहुत बड़ा, ये दोस्तों कीटाणु जीवाणु के बहुत बड़ा शत्रु का काम करता है। वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे ब्लड या प्रोटेक्शन का काम करता है। कि दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे छोटे जीवाणु को से लड़ने का काम करता है दोस्तों। ये उसको खत्म करने के काम करता है। कि किसमें बोला गया कि ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को भी नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। कि दोस्तों ये कोई भी रोगाणु को हमारे शरीर के अंदर जाने नहीं दे तो दोस्तों ये तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। कि डब्ल्यूबीसी इतने इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। कि आइए बुझो खेलते समय गिर गया, कि उसके घुटने में चोट लग गई और कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा, और कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कि इसने क्या बोला गया कि इसने यही बोला कि इसने गिर गया, उसके कटे हुए भाग से रक्त बहने लगा, और कुछ समय बाद वो बंद हुआ। कि ये बंद क्यों हो गया दोस्तों, कि हमारे शरीर में यदि रक्त कटने के बाद यदि रक्त थोड़ा बहुत बहे, उसके बाद बंद नहीं होंगे तो दोस्तों हमारे शरीर के सारे रक्त निकल जाएंगे और अंत आदमी नहीं बच पाएंगे दोस्तों। इसलिए कुछ होता है कि क्या, कि जब भी हमारे शरीर से रक्त निकलते हैं तो या कटे हुए भाग से रक्त निकलते हैं, कुछ देर के बाद वो अपने आप बंद हो जाते हैं दोस्तों। यदि अपने आप बंद नहीं होगा तो दोस्तों वो क्या होगा, हमारे शरीर के सारे रक्त निकल जाएंगे और शरीर तो अंत हम ठीक नहीं बच पाएंगे। तो
इसमें क्या बोला गया, कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहाव अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गाढ़े लाल रंग का एक थक्का जम जाता है कि दोस्तों कि क्या होता है कि जो दोस्तों कि हमारे शरीर में कि हेमोग्लोबिन के हमारे शरीर में थक्का कौन जमाता है दोस्तों, कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त है जो थक्का जमने का काम करता है। तो इसके बारे में वो पढ़ेंगे दोस्तों, कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्यों थक्का जम जाता है हमारे शरीर में, कि कटे हुए स्थान पर गले लाल रंग का जो थक्का जम गया। तो यह देखकर बुझो कुछ परेशान हो गया कि रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है कि दोस्तों कि देखना कि जब भी रक्त में थक्का जमता है तो उसमें अन्य प्रकार की कोशिका होता है। आई जानते हो वो कोशिका क्या होते हैं कि जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं दोस्तों। जितने देखो दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स है दोस्तों, कि जब भी हमारे शरीर में होता है कि दोस्तों कि डेंगू मच्छर काट लेते हैं कि दोस्तों, तो होता है क्या कि तो प्लेटलेट्स एकदम बहुत तेजी से गिरने लगते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। तो उसको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसमें क्या बोला गया है कि रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है कि जो रक्त का थक्का जमता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है, जो हमारे शरीर में लाल रक्त का थक्का जो जम जाता है। और पट्टिकाणु जिसे पट्टिकाणु कहते हैं जो दोस्तों हिंदी में। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त का थक्का जो जम जाता है वो किसके कारण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पट्टिका कहते हैं, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं दोस्तों। इसको याद रखना। कि आइए आगे बात करते हैं कि रक्त वाहिनियां क्या होते हैं, कि रक्त वाहिनियां क्या होते हैं, कि इसके बारे में और से पढ़ेंगे, डिटेल से कि एनालिसिस पढ़ेंगे कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। कि आइए पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां शरीर में विभिन्न प्रकार की होती है, जानेंगे जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। कि रक्त वाहिनियां क्या करती है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान का रक्त को क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, ले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि अंत शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों या फुसफुसों को भर देता है। कि फेफड़ों क्या करते हैं दोस्तों, फुसफुसों को भर देता है। कि क्या करते हैं कि हाँ, जब भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो अंतर शोषण करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कि ताजी ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि आपूर्ति ताजी ऑक्सीजन को फेफड़ों तक फुसफुसों तक भर देने का काम कौन करते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां ही करते हैं। कि दोस्तों की रक्त वाहिनियां क्या करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन से भर देने का काम करते हैं रक्त वाहिनियां। तो रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी करता है। कि बोला गया कि रक्त क्या करता है, इन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अन्य भागों में भी ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आइए और आगे पढ़ते हैं कि साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। कि दोस्तों रक्त केवल दोस्तों कि क्या करते हैं कि रक्त केवल ऑक्सीजन का भी परिवहन नहीं करता है दोस्तों, रक्त केवल अन्य भागों पर रक्त ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। रक्त और क्या करता है, आगे करता है कि दोस्तों कि रक्त हमारे कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी वो रक्त ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रक्त अन्य भागों तक ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में भी लाया जाता है। कि दोस्तों इस रक्त को फिर वापस क्या करते हैं, हृदय में भी लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। कि रक्त सबसे पहले हृदय में लाया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये फेफड़ों में जाता है। उसके बाद दोस्तों ये क्या, इसको याद रखना कि रक्त पहले हृदय में जाता है, हृदय के बाद क्या होता है, उसके बाद फेफड़ों में जाते हैं, जहाँ से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। कि फेफड़ों से क्या करते हैं दोस्तों, कि कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कहाँ निकलते हैं, वो फेफड़ों से बाहर निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से। जो रक्त हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये हृदय से फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है कि इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। कि इस प्रकार से दो रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, एक एन धमनी के रक्त वाहिनियां, एक शिरा। इस चित्र 11.1 में हमने देख लिया था दोस्तों, एक एन धमनियां। इसको दोस्तों इसको एन टाइप का ये दिख रहा है दोस्तों, इसको एन बोलते हैं क्या, तो इसको थोड़ा बहुत इसको बारे में थोड़ा बहुत जान लेना कि इसको एन धमनियां और शिराएं चित्र 11.1 में हमने देख लिया था दोस्तों। आइए जानते हैं कि आगे धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाते हैं। कि धमनियां क्या करते हैं दोस्तों, हृदय से, कि धमनियां क्या करते हैं, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को। कि धमनियां का काम क्या है कि दोस्तों, इसको इस लाइन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लाइन को समझते हैं कि इस लाइन में क्या बोला गया है कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, हृदय क्या करते हैं, धमनियां क्या करते हैं, हृदय से ऑक्सीजन और रक्त को सहित ऑक्सीजन और रक्त समृद्ध ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनियां का काम क्या करते हैं दोस्तों, कि धमनियां कैसे जुड़े रहते हैं दोस्तों, कि हमारे हृदय से क्या जुड़े रहते हैं, धमनियां जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो धमनियां जुड़े रहते हैं, ये धमनियां क्या करते हैं दोस्तों, कि हृदय से जुड़े रहते हैं, जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और दबाव पर होता है। कि क्या होता है कि दोस्तों, कि रक्त प्रवाह जब भी हमारे हार्ट या हृदय पंप करते हैं कि दोस्तों, तो उसे क्या होता है कि रक्त प्रवाह होते हैं, उसे दबाव बनते हैं। कि रक्त प्रवाह और दबाव किसके कारण होते हैं दोस्तों, कि हमारे हृदय पंप करते हैं, इसी कारण ये होता है कि धमनियां क्या करते हैं कि दोस्तों, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। धमनियां का ये काम याद रखना कि दोस्तों, धमनियां क्या करते हैं, धमनियां हृदय से जुड़े रहते हैं दोस्तों, और हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी और दबाव होता है, ये रक्त प्रवाह और दबाव किसी कारण होता है कि ये हृदय जब भी हमारे पंप करते हैं उसके कारण ये होते हैं। अतः धमनियां की भित्तियां दीवार
मोटी होती है कि क्या होता है कि दोस्तों धमनिया की दीवार मोटी, दोस्तों धमनिया की दीवार यदि मोटी नहीं होगा दोस्तों, तो इतने दाब वो प्रेशर होता है ना दोस्तों, वो फट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसको याद रखना कि हमारे धमनिया और दीवार क्या होती है, हमेशा मोटी होती है। कि मोटी यदि पतली होगा तो दोस्तों जो हमारे शरीर, जो हमारे हृदय पंप करते हैं, इतने दबाव डालते हैं, इतने प्रभाव होते हैं कि ये मोटी दीवारें नहीं होगी, ये फट जाएंगे, अंत क्या होगा आदमी कि जाने भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी धमनिया क्या होती है, धमनिया की भित्ति दीवारें मोटी होती है। प्रत्याक्षत होती हैं कि मोटी और प्रत्याक्षत होती हैं दोस्तों, कि धमनियाँ मोटी और प्रत्याक्षत होती है। आइए हम धमनिया से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रिया करा पड़ते हैं कि दोस्तों कि आगे पढ़ेंगे कि किसके बारे में और पढ़ेंगे कि हम धमनिया से रक्त के प्रवाह का अनुभव करेंगे कि हमारी धमनिया से रक्त का प्रवाह कैसे होता है, कि इसके बारे में क्रियाकलाप से समझेंगे दोस्तों कि धमनिया से रक्त का प्रवाह का क्रियाकलाप से समझेंगे। आइए 11.1 क्रियाकलाप से समझेंगे कि रक्त के प्रवाह का अनुभव करेंगे धमनिया से। कि अपने दाहिने, बोला कि अपने दाहिने या दक्षिण हाथ का मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाएं वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए, जिसे चित्र 11.2 में यहाँ दिखाया गया कि दोस्तों 11.2 में दिखाया गया कि अपनी कलाई में नाड़ी स्पंद को अनुभव करते हुए कि किस तरह ये दोस्तों अपने नाड़ी स्पंद को अनुभव करता है 11.2 में। इसमें क्या बोला गया है कि अपने दाहिने या दक्षिण हाथ को दाहिने हाथ को जिसको राइट हैंड बोलते हैं, जिसको दाहिने हाथ की मध्य जो हमारे दाहिने हाथ के दोस्तों मध्य होते हैं, उसको यहाँ दिखाया गया कि ये दाहिने हाथ के, ये दोस्तों ये दाहिने हाथ की ये मध्य है। और तो बोला कि दाहिने हाथ के मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाएं कलाई के भीतर भाग पर रखिए। कि इसमें क्या बोला है कि अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाईं वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए। इसमें जैसा कि दोस्तों ये चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह ये किस तरह हमारे दाहिने हाथ के मध्य और बाएं हाथ की ये तर्जना या उंगली किस तरह ये रखा गया, इस चित्र में ये दिखाया गया कि दोस्तों यही अब बोला गया, ये चित्र में क्या बोला गया कि दोस्तों कि अपने दाहिने या दक्षिण हाथ के मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाएं या वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। तो इसमें दोस्तों देखिए कलाई के भीतरी भाग पर ये रखा गया है कि उंगलियों को अपनी बाएं कलाई के भीतर ये रखा गया है कि इसमें आइए आगे क्या बोला गया है कि आपको कोई स्पंद कि बोला गया कि जब भी क्या करते हैं कि दोस्तों आप देखना है कि जब भी कि दाहिने हाथ का मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाएं कलाई के भीतरी भाग पर आप रखकर आप इसको आप परीक्षण कर सकते हैं कि दोस्तों आप कोई स्पंद गति या धक महसूस किया होगा दोस्तों, कि आप ऐसा देखना कि धक स्पंद उस शरीर के अन्य भागों पे भी करते हैं कि दोस्तों को आप ऐसा महसूस करना कि आपको देखना कि किसी और भाग पर भी ये धक महसूस करते हैं होता है कि यह स्पंद क्यों होता है, कि यह धक या स्पंद क्यों होता है कि दोस्तों स्पंद गति या धक क्यों होता है, ऐसा महसूस आप शरीर के अन्य भागों पर ट्राई करते हैं। केवल दोस्तों कि दाहिने हाथ के मध्य और तर्जनी उंगलियों बाईं की कलाई लेकर भी नहीं, शरीर के अन्य भागों की भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। तो आपने स्पंद गति धक महसूस शरीर के अन्य भागों पे भी आप ऐसा महसूस कर सकते हो। तो यहाँ स्पंद क्यों होता है, कि इसमें बोला गया है कि स्पंदन क्यों होता है, कि ये स्पंद क्या होता है दोस्तों, यही स्पंद नाड़ी स्पंद है, नब्ज जिसको बोलते हैं। कि देखना कि किसी की नाड़ी यदि दोस्तों कि देखना कि यदि आदमी का डेथ हो जाता है, कि कोई आदमी जान चली जाते हैं, वो सबसे पहले उसको नाड़ी चेक किया जाते हैं, उसके नब्ज चेक किया जाता है कि आदमी की जिंदा है, कि उसके नाड़ी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कि इसी तरह यह स्पंदन या नाड़ी या स्पंद या नब्ज कहलाता है, जो कि ये जब कोई स्पंद या गति धक महसूस होता है, या स्पंद क्यों होता है, या स्पंद नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है, कि यह धमनिया में प्रभावित हो रहे रक्त के कारण होता है। कि दोस्तों ये नाड़ी या नब्ज स्पंद क्यों होता है, या स्पंदन नाड़ी या स्पंद नब्ज कहलाता है, ये क्यों होता है कि दोस्तों ये धमनिया में प्रभावित हो रहे रक्त के कारण होता है। कि दोस्तों हमारी धमनिया से जब भी रक्त प्रभावित होता है, जिसके कारण धक महसूस होता है, या स्पंदन गति करता है कि दोस्तों धक महसूस होता है, और यह स्पंदन नाड़ी या नब्ज कहलाता है। और ये क्यों होता है कि दोस्तों कि हमारी धमनिया में रक्त प्रवाह होने के कारण ही ये नब्ज ये गति करते हैं, धक महसूस होता है, जो स्पंदन गति करते हैं, धक महसूस होता है, नाड़ी जिसे नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है। हमारी धमनिया में रक्त प्रवाह होने के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों। कि यदि हमारी धमनिया में रक्त प्रवाह नहीं होने के कारण क्या होता है दोस्तों, आदमी नहीं जान चली जाते, मृत्यु हो जाती, जब हमारी धमनिया से रक्त प्रवाह होना बंद हो जाते हैं। तो देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंद करते हैं। कि बोला कि आप ऐसा शरीर के अन्य भागों में भी केवल दोनों हाथ लेकर बीच में दबाने पर ही नहीं, शरीर के अन्य भागों में आप प्रयोग करके आप स्पंदन का अनुभव करते हो दोस्तों। अब 1 मिनट में भी कितनी बार आप बोला कि आप चेक करने के लिए 1 मिनट में कितनी बार यह स्पंदन हो सकता है। या देखो दोस्तों यहाँ स्पंदन या प्रयोग के द्वारा यह स्पंदन किया गया है। तो इसी तरह आप शरीर के अन्य भागों में स्पंदन करके 1 मिनट में कितनी बार यह स्पंदन होता है, इसको बोला गया है चेक करने के लिए, इसको आप चेक कर सकते हो। कि आगे बात करते हैं कि कलाई में नाड़ी का स्पंदन का अनुभव करते हुए आप केवल कलाई में भी अन्य भागों में भी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। आप दोनों हाथ में भी, आप किसी हाथ आप बाएं हाथ को भी ले सकते हैं, और दाएं हाथ की उंगली भी ले सकते हैं, और दाएं हाथ के मध्य भाग और बाएं हाथ की उंगली बीच भाग से उंगलियां लेकर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कि ये प्रयोग क्या दर्शाता है, कि हमारे धमनिया में क्या होता है दोस्तों, रक्त होने के प्रभाव को दर्शाता है। हमारे शरीर ये स्पंदन गति क्या कहते हैं, नब्ज, कि हमारी धमनिया में रक्त होने के प्रभाव को दर्शाता है। तो इसमें बोला गया 1 मिनट में ये कितनी बार स्पंदन होता है, कि इसको आप प्रयोग करने के लिए आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने हैं।
कि बोला कि 1 मिनट में आप जो प्रयोग किए हैं कि कितने नाड़ी गिने हैं। ये प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाता है कि दोस्तों कि जो प्रति मिनट स्पंदन जो नाड़ी जो स्पंदन करते हैं, तो प्रति मिनट जो स्पंदन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्पंदन स्पंदन स्पंदनन दर कहलाता है दोस्तों। तो विश्राम की अवस्था में भी किसी स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति को भी स्पंदन स्पंदन दर समान 72 से 80 स्पंदन प्रति मीटर होती है। होते कि इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों जब भी हम लोग सोते हुए या विश्राम की अवस्था में होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को स्पंदन दर समानता कितनी है कि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भी विश्राम की अवस्था में या किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर समानता कितनी होती है, इसको याद रखना दोस्तों। प्रति 1 मिनट में तो कितनी बार स्पंदन करते हैं हमारे शरीर के जो 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 विश्राम के स्पंदन में विश्राम की अवस्था में, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसको याद रखना दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में स्पंदन दर हमारे शरीर में कितने होते हैं, हमारी धमनियों में जो रक्त प्रवाह होते हैं कि तो जिसे स्पंदन जो नाड़ी नब्ज स्पंदन करते हैं, तो 1 मिनट में जिसको स्पंदन 1 मिनट करते हैं स्पंदन दर कहलाता है। और विश्राम और स्वस्थ मनुष्य को व्यक्ति को स्पंदन दर समानता कितने हैं, तो 1 मिनट में दोस्तों 80 तो 80 72 से लेकर 80 स्पंदन दर होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में स्पंदन कितने होते हैं, 72 से 80 होते हैं। कि अपने शरीर में अन्य भागों को का भी पता लगाइए जहाँ आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। कि वही हमने बता दिया दोस्तों। केवल आप दोनों हाथ लेकर भी अपनी नाड़ी या नब्ज का स्पंदन नहीं चेक कर सकते, शरीर के अन्य भागों में भी आप अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। आप प्रयोग कर सकते हैं शरीर को, या हाथ पे या पैर पे भी आप इस तरह से कहीं आप इस तरह का स्पंदन नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हो। कि आइए आगे पढ़ते हैं कि अपने और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया कि अपने सहपाठियों का भी स्पंदन दर ज्ञात करने के लिए बोला गया कि आपने अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। कि बोला अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना करने के लिए बोला कि उन्हें सर ने 11.1 में लिखे कि बोला गया कि अपने मित्र का भी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा आंकड़ों की भी तुलना कीजिए। उन्हें सर ने 11.1 में लिखिए कि सर ने 1.1 के नाम अपने दोस्त का नाम स्पंदन दर प्रति मिनट में कितने बार स्पंदन, तो 1 मिनट में कितने स्पंदन होते हैं दोस्तों, 72 से 80 बार प्रति मिनट में स्पंदन होते हैं। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। कि दोस्तों ये हार्ट है, आप हार्ट का चित्र बनाना सीखना दोस्तों। इसको हार्ट का यहाँ तो बना नहीं सकते हैं दोस्तों। आप इसको हार्ट का एक चित्र बनाने से होता है क्या दोस्तों, आपको बहुत चीज़ हार्ट का बहुत चीज़ याद हो जाएंगे। आप इस चित्र को एक कोई भी पेन या पेंसिल से इसको बनाना दोस्तों। कि आपको क्या है तो कि चित्र बनाने से आपको ये फेफड़ा याद हो जाएंगे, हृदय याद हो जाएंगे, फुफ्फुस सीरा, ये आपको ये फेफड़े याद हो जाएंगे। कहाँ होते हैं फेफड़े, ये इस साइड फुफ्फुस धमनियाँ हो गया, इस साइड फुफ्फुस सीरा हो गया दोस्तों। ये आपको याद हो जाएंगे फुफ्फुस धमनियाँ किस साइड होते हैं और फुफ्फुस सीरा किस साइड होते हैं। इस साइड ये फुफ्फुस सीरा हो गया और इस साइड ये फुफ्फुस इस साइड फुफ्फुस धमनियाँ हो गया, इस साइड ये फुफ्फुस सीरा हो गया। इसको आप चित्र बनाएंगे दोस्तों। आप एक पेन या पेंसिल लेकर आप इसको अवश्य बनाना दोस्तों। चित्र बनाने से क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन। इस साइड ये धमनियाँ हो गया दोस्तों, इस साइड ये धमनियाँ हो गया, उस साइड ये अब क्या हो गया, सीराएँ हो गया। कि ये कोशिकाएँ हो गया दोस्तों, ये कोशिकाएँ हो गया। कि परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र इसमें दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि सबसे पहले ऊपर फेफड़ा दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि क्या होता है कि हमारे कोशिका तक हम सबसे पहले क्या करते दोस्तों, हृदय से क्या होते हैं फेफड़ों तक, फेफड़ों में जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, कि रक्त जाते हैं फेफड़ों में, फिर क्या कहते हैं हृदय से कोशिका तक जाते हैं। कि दोस्तों कि आइए इसके परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र में और पढ़ेंगे, उसके बारे में और पढ़ेंगे कि इसको चित्र बना लेना दोस्तों। इसको हृदय के फुफ्फुस से सीरा दिखाए गए हैं, फुफ्फुस से धमनियाँ दिखाए गए हैं, तो और सीराएँ और धमनियाँ दिखाई गए हैं इसमें। कि आइए आगे पढ़ेंगे कि जो रक्त को लेकर हृदय की ओर प्रभावित होने देते हैं कि ये क्या करते हैं कि दोस्तों कि हमें देख लिया कि साढ़े 11.1 में नाड़ी स्पंदन दर दोस्तों के नाम जैसे उसको चेक करने के लिए इसमें आइए जानते हैं कि दोस्तों कि ये रक्त वाहिनियाँ क्या होते हैं। कि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि दोस्तों कि क्या पढ़ लिया था कि नाड़ी स्पंदन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया गया दोस्तों कि कैसे नाड़ी स्पंदन होता है कि 1 मिनट में 72 से 80 बार होते हैं। कि इस धमनियाँ और सीरा के बारे में पढ़ लिया, धमनियाँ के बारे में ये पढ़ लिया था कि हमने दोस्तों धमनियाँ क्या होता है कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या कहते हैं, शरीर के सभी अंग ले जाते हैं। कि ऑक्सीजन के साथ रक्त क्या होते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, धमनियाँ सभी शरीर के सभी भागों को ले जाते हैं। और सिराएँ क्या करते हैं दोस्तों, सिराएँ करते हैं कि क्या करते हैं, हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के सभी भागों पर ले जाते हैं। कि यहाँ यही बोला गया है कि दोस्तों ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोस्तों कि ये रक्त वाहिनियाँ क्या करते हैं कि दोस्तों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों पर वापस हृदय में ले जाते हैं, जिसे सिराएँ कहते हैं। कि दोस्तों ये सिराएँ क्या करते हैं कि दोस्तों कि ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, हृदय में वापस ले जाते हैं। कि दोस्तों ये सिराएँ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, हृदय में ले जाते हैं। यहाँ धमनियाँ क्या करते हैं दोस्तों कि धमनियाँ क्या करते हैं कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। कि यहाँ हमने पढ़ा था कि दोस्तों धमनियाँ क्या करते हैं, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है, धमनियाँ सभी मिट्टी होते हैं, हम धमनियों से ही रक्त का प्रवाह अनुभव करने का क्रियाकलाप यहाँ हमने देख लिया कि दोस्तों क्या धमनियाँ का काम क्या है कि इसको याद रखना दोस्तों कि धमनियाँ क्या करते हैं कि हृदय से रक्त को क्या करते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं कि शरीर के सभी भागों पर
शरीर के सभी भागों या अंगों तक ले जाते हैं। और धमनियाँ क्या करते हैं कि ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के सभी अंग को वापस हृदय में ले जाते हैं। कि धमनियाँ क्या करते हैं कि दोस्तों, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। और फिर विभिन्न अंगों तक शिराएँ क्या करते हैं, विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शिराएँ क्या करते हैं कि फिर वापस हृदय में ले जाते हैं। कि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ चित्र से स्पष्ट समझ में आएगा कि यहाँ धमनियाँ क्या करते हैं कि धमनियाँ कहते हैं कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं कि और फिर ये क्या करते हैं, और शिराएँ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, फिर ये वापस कहाँ ले जाते हैं कि वापस ये फिर हृदय में ये ले जाते हैं, फिर वापस हृदय में ले जाते हैं। और रक्त क्या करते हैं कि ये धमनियाँ क्या करते हैं, धमनियाँ क्या करते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। और शिराएँ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फिर वापस हृदय में ये ले जाते हैं। ये इसमें बोला गया है कि दोस्तों कि ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाते हैं, ये शिराएँ कहलाते हैं। शिराएँ क्या करते हैं, वापस फिर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले आते हैं। धमनियाँ क्या करते हैं, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर की हृदय से बाहर ले जाते हैं और शिराएँ वापस लाती है। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होते हैं और शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होते हैं। कि शिराएँ की भित्तियाँ भी अपेक्षाकृत पतली होती है कि दोस्तों शिराएँ की धमनियाँ क्या होती है, अपेक्षाकृत पतली होती है। कि धमनियाँ का भित्तियाँ क्या होती है, अपेक्षाकृत कि मोटी होती है दोस्तों, क्योंकि धमनियाँ वो कि हमारे शरीर के ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होते हैं, जिससे अधिक दाब या अधिक गति या दाब के कारण वो उसमें धमनियाँ में क्या होते हैं दोस्तों, अधिक दाब या गति होते हैं, जिसके कारण वो इसलिए उसके धमनियाँ का भित्ति क्या होती है दोस्तों, बहुत मोटी होती है। किसी शिराएँ की अपेक्षा शिराएँ क्या करते हैं, वापस फिर ब्लड को वापस फिर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं कि हृदय में ले जाते हैं। और धमनियाँ क्या करते हैं कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। कि विभिन्न अंगों, जिसके कारण वो अधिक दाब या गति के कारण वो क्या करते हैं कि धमनियाँ की भित्तियाँ बहुत मोटी होती है शिराएँ की अपेक्षा। शिराएँ की भित्ति शिराएँ की जो भित्ति होते हैं अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराएँ में ऐसे बल्ब होते हैं कि बोला गया कि शिराएँ में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय के ओर प्रभावित होते हैं। कि बोला कि शिराएँ में ऐसे बल्ब होते हैं, यहाँ दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि यहाँ शिराएँ में ऐसे बल्ब हैं होते हैं जो रक्त को क्या करते हैं, हृदय तक ले जाता है, हृदय को प्रभावित होते हैं। जैसे चित्र 11.3 में आइए देखते हैं, चित्र 11.3 में कि जैसे देखिए दोस्तों, चित्र 11.3 में दिखाए गए हैं कि धमनियाँ क्या करते हैं, कि धमनियाँ करते हैं कि दोस्तों हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। और फुफ्फुस धमनियाँ का यही काम है। और ये दोस्तों, ये फुफ्फुस धमनियाँ हो गया, ये फुफ्फुस धमनियाँ हो गया, ये फुफ्फुस शिराएँ हो गया, इधर शिराएँ हो गया, इधर धमनियाँ हो गया। कि धमनियाँ क्या करते हैं कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। और शिराएँ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फिर वापस हृदय में ले जाते हैं। कि इस मैकेनिज्म को हमने पढ़ लिया है, कि इस चीज़ को पढ़ लिया कि चित्र कि आगे बढ़ते हैं कि आगे जानते हैं कि क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी वाहिनियों में विभाजित होते हैं। कि इसमें क्या बोला है कि दोस्तों हमारे जो धमनियाँ भी होते हैं दोस्तों, छोटे वाहिनियों में भी विभाजित होती है, दिखाई देती है। बोलता है क्या दिखाई देती है, ये धमनियाँ छोटी वाहिनियाँ में विभाजित होती है, क्या दिखाई देती है। कि आगे जानेंगे कि ऊतकों में पहुँचकर वे पुनः अत्यधिक पतली धमनियाँ में विभाजित हो जाती है। कि ये क्या कहते हैं कि दोस्तों, कि हमारी धमनियाँ क्या कहते हैं कि दोस्तों, ये छोटे वाहिनियाँ में विभाजित होती है। कि ये धमनियाँ दोस्तों, कि हमने देख लिया कि दोस्तों इस चित्र में ये धमनियाँ क्या होती है कि दोस्तों, छोटी वाहिनियाँ में विभाजित होती है। और ये छोटी वाहिनियाँ विभाजित होती हैं, होती हुई दिखाई देती है। और ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। कि दोस्तों ये क्या होता है कि ये धमनियाँ छोटी वाहिनियाँ विभाजित होती है और ऊतकों में पहुंचकर वे क्या होते हैं, अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों पहुंचने से ही होते हैं दोस्तों, ऊतकों में पुनः पहुंचने में अत्यधिक नालियों विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखना है कि दोस्तों, कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केशिकाएं किसे कहते हैं, कि आपसे एग्जाम में केशिकाएं क्या है और केशिकाएं किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि धमनियाँ अन्य छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है और ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं विभाजित हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो पतली नालिकाओं विभाजित, जो ऊतकों पुनः पहुंचे पतली नालिका विभाजित होना ही क्या कहलाते हैं दोस्तों, केशिकाएं कहलाते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है केशिकाएं किसे कहते हैं। ये पतली वाहिनियां ही विभाजित हो जाती है। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है। कि ये क्या करते हैं दोस्तों, केशिकाएं पुनः मिलकर क्या करते हैं, ये पुनः मिलकर ये शिराएं बना लेती हैं। कि ये कि धमनियाँ अन्य छोटी वाहिनियां विभाजित होती दिखाई देती है, ऊतकों से पुनः मिलकर अत्यधिक पतली नालिका में विभाजित होते हैं, जिसे केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर ये शिराओं को बनाती है। ये केशिकाएं क्या करते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखना। ये केशिकाएं पुनः क्या करते हैं, शिराओं को भी बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाते हैं। कि ये केशिकाएं फिर क्या करते हैं दोस्तों, कि शिराओं बना लेती हैं, जिस कारण क्या करते हैं, रक्त को फिर वापस क्या करते हैं, हृदय में ले जाते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों, केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है। और वे केशिकाएं ही दोस्तों ये पुनः मिलकर क्या करते हैं, शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाते हैं। यहाँ पहले बुझो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं
दोस्तों इस क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों पहले और बूझो क्या कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं पहले बूझो क्या कहते हैं कि मैं चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ और मैंने पढ़ा था कि धमनियाँ सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। और पहली ने भी समझाया कि फुफ्फुस धमनियाँ हृदय से रक्त को ले जाती है और इसलिए इसे सिराएं नहीं बल्कि धमनियाँ कहते हैं कि हृदय से रक्त को ले जाती है। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस सिराएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में हृदय में ले जाती है। कि आइए इसके बारे में और से पढ़ेंगे दोस्तों कि इसके कि हमने इसे पहले पढ़ लिया कि दोस्तों कि धमनियाँ क्या करते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाते हैं, जबकि सिराएं क्या करते हैं कि वापस फिर कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त को वापस फिर हृदय में ले जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है दोस्तों। कि आगे इसमें क्या बोला जाएगा, पहले इसमें कि बूझो क्या बोला कि ये भ्रमित हो। तो मैंने पढ़ा कि धमनियाँ सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाते हैं, धमनियाँ केवल सदैव की पढ़ा। लेकिन पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनियाँ दोस्तों फुफ्फुस धमनियाँ क्या करते हैं कि फुफ्फुस धमनियाँ हृदय से रक्त को ले जाती है। दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि चित्र में फुफ्फुस धमनियाँ क्या करते हैं कि फुफ्फुस धमनियाँ ये हृदय से रक्त को ले जाते हैं दोस्तों, फुफ्फुस धमनियाँ। और इसलिए इसे सिराएं नहीं बल्कि धमनियाँ कहते हैं, इसलिए इसे धमनियाँ कहते हैं कि दोस्तों इसमें फुफ्फुस धमनियाँ हृदय से रक्त को ले जाते हैं, इसलिए जो हृदय से रक्त को जो ले जाते हैं दोस्तों उसको धमनियाँ कहते हैं, न कि सिराएं कहते हैं। कि यही बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को यहाँ दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को जो फेफड़ों में ले जाती है, इस यहाँ फेफड़ा है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त जो फेफड़ों में रक्त को ले जाते हैं, जिसे फुफ्फुस सिराएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में हृदय में लाती है। कि इसमें क्या बोला, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। ये क्या करते हैं, फेफड़ों में ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या करते हैं दोस्तों, ये फेफड़ों में ले जाती है। और फुफ्फुस सिराएं क्या करते हैं कि समृद्ध रक्त को क्या करते हैं, फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। कि इसको याद रखना है कि दोस्तों कि